जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हमने स्टार्ट किया था एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें कुछ भी नहीं किया था मैंने सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवाया था ऑडिट रिपोर्ट क्या चीज़ होती है, और एक प्रैक्टिकल हमने ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करके उसको एक नज़र सिर्फ देखा था, और मैंने उसका प्रिंट आप लोगों के साथ शेयर किया था कि घर जाके पढ़ना है। कितने स्टूडेंट्स पढ़ के आए हैं कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट को? शाबाश। और अंडरलाइन किए हैं? तो मुझे बताइए उसमें से लगभग कितने अल्फाज ऐसे हैं जिनकी समझ नहीं आई? तादाद बता सकते हैं? कोई 15-20 होंगे? 15-20 ज्यादा है? अच्छा 2-3 है बस। ना करें ऐसा, बाकी सारे अल्फाज समझ आ गए। कितने स्टूडेंट ऐसे क्लास में जिन्हें 5 या उससे ज्यादा अल्फाज समझ नहीं आए? 5 से ज्यादा अल्फाज समझ नहीं आए, यानी सबको 3-4 तकरीबन इतने अल्फाज समझ, बाकी सारे समझ आ गए। बेहतरीन, ये तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, गुड, शाबाश। चलिए आइए, लेकिन पहले क्या करते हैं, एज यूजुअल क्विज लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए और CRN लिख दीजिएगा जी। अच्छा भाई, इसमें एक ऑप्शन होती है कि वो कोड जो है ना स्टार्ट में यहाँ पे ऊपर आ जाता है, ठीक है, वो इनेबल कर दीजिएगा। स्टार्ट करें जी, तैयार है सारे? ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट के पास व्हाट्सएप ग्रुप में एडिट नहीं है तो वो ये menti.com पे जाए और ये कोड एंटर कर ले, 18356651। करें स्टार्ट भाई, करें स्टार्ट। चले, पहला सवाल ये रहा आपके सामने। कोई 2 दिन के गैप से हो रहा है ना, तो वो पिछला टॉपिक भी इंक्लूडेड है। हाँ, वो ये तो वही वो एविडेंस और प्रोसीजर वाले टॉपिक में से टेस्ट किया ना उसने। वो कह रहे हालांकि एरिया जो है रेवेन्यू का वो मटेरियल है और कम्प्लेक्स भी है, तो जब मटेरियल और कम्प्लेक्स हो तो प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करने चाहिए कि कम? लेकिन कह रहा है कि वो पिछले साल में कोई इशू सामने आया ही नहीं, इसलिए हमने कम प्रोसीजर परफॉर्म किए। तो मुझे भाई, पिछले साल के प्रोसीजर तो पिछले साल के हालात को सामने रख के डिसाइड किए गए हैं ना। इस साल के प्रोसीजर पिछले साल के फैक्टर को सामने रख के डिसाइड होने चाहिए कि इस साल के? इस साल के। और इस साल क्या हालात हैं? ज्यादा काम करने वाले या कम वाले? ज्यादा वाले। कम्प्लेक्स है और मटेरियल है। इसमें जो अहम अल्फाज हैं वो कौन से हैं? एक मटेरियल जो एग्जाम में अगर यूज हुए तो आपने इसको अंडरलाइन करना होगा, और एक कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि सेल भी ढूंढ लीजिएगा, क्लास के बाद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। किधर गया क्वेश्चन 2? छुप गया? आ जाओ सामने, आ जाओ। ओह, समझ गया मैं। हाँ, वो कह रहा है ऐसे नहीं आऊंगा। हाँ, देखा, हम समझ गए थे वो क्या चाह रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ, ये वो क्वेश्चन था हमारा अंडरस्टेटमेंट ओवरस्टेटमेंट वाला। यहाँ पे रिस्क क्या है, अंडरस्टेटमेंट का या ओवरस्टेटमेंट का?
ओवर स्टेटमेंट का। तो ओवर स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं हम, रिकॉर्डेड अमाउंट्स यानी लेजर टी अकाउंट में से सैंपल सेलेक्ट करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का सैंपल सेलेक्ट करके लेजर की तरफ आते हैं, टी अकाउंट। शाबाश। तो यहाँ पे करेक्ट प्रोसीजर, इंस्पेक्ट एंट्रीज इन द सेल्स लेजर एंड वाउच देम टू सपोर्टिंग डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स। वाउच देम का मतलब है वेरीफाई करो, वेरीफाई करो। क्लियर जी। चलिए अब चलते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3, ये रहा आपके सामने। हाँ, ये डी करेक्ट ऑप्शन है। आपने सोर्स डॉक्यूमेंट से रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन की तरफ जाना है, टी काउंट की तरफ जाना है। डॉक्यूमेंट से स्टार्ट लेके जब हम चेक कर रहे हो अंडर स्टेटमेंट यानी ट्रांजैक्शन मिस तो नहीं हुई, तो फिर हमें ट्रांजैक्शन सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करके फिर टी काउंट्स की तरफ जाना चाहिए। अंडर स्टेटमेंट के लिए ये करना है, ओवर स्टेटमेंट के लिए रिवर्स आते हैं और अंडर स्टेटमेंट के लिए स्ट्रेट चलते हैं। ये अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है ना। कैसे पता चला अंडर स्टेटमेंट है? उसने कहा ओमिटेड यानी ट्रांजैक्शन कम रिकॉर्ड हुई है, यानी इसका मतलब है कि गुड सीट नोट बन गए होंगे, चीजें आ गई हैं, रिकॉर्ड नहीं हुई। गुड सीट नोट बन गए हैं, परचेजेस हो गई लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुई, अकर हो गई रिकॉर्ड नहीं हुई। तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट से टी अकाउंट की तरफ चलना है, लेजर की तरफ चलना है। और अगर ओवर स्टेटमेंट चेक कर रहे हो तो रिवर्स चलना है। ओवर स्टेटमेंट के लिए रिवर्स चलना है, टी अकाउंट से लेजर से रिवर्स डॉक्यूमेंट्स की तरफ। और अगर अंडर स्टेटमेंट चेक करनी है तो डॉक्यूमेंट से टी अकाउंट या लेजर की तरफ। ये असूल याद रखिएगा, काम आएगा बड़े। नेक्स्ट, पहले रेलिवेंस वाला क्वेश्चन पूछा था, कौन सा अंडर स्टेटमेंट वाला, कौन सा ओवर स्टेटमेंट के लिए। अब कौन सा पूछा है? रिलायबिलिटी वाला। आपको पता है बैंक कंफर्मेशन सबसे ज्यादा रिलायबल है, समझा जाता है। क्यों? डायरेक्ट है, एक्सटर्नल है, रिटर्न है, और क्या है? थर्ड पार्टीज, रीजनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्या, ये वही तो नहीं है, डिफरेंट है। स्कैन कॉपी दी है और से क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल मिसप्लेस हो गई थी। अच्छा, क्या क्या रिलायबल है ये? हाँ, अभी भी यूजफुल है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज्यादा, यानी ये लेस रिलायबल है। यूज कर सकते हैं लेकिन लेस रिलायबल है। ज्यादा रिलायबल कौन सी चीज होती है? ओरिजिनल। ये तो हमें इस असूल के लिए तो हमें ऑडिट पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारी कॉमन सेंस भी ये कहती है कि ओरिजिनल आईडी कार्ड जो है वो ज्यादा बेहतर होता है चेक करने के लिए फोटोकॉपी की। इसलिए छोटे मोटे काम हो तो फोटोकॉपी चल जाती है, लेकिन अगर बड़े काम हो, बड़ी ट्रांजैक्शन है, लीगल एग्रीमेंट करने हैं, सेल परचेज करनी है प्रॉपर्टी की, तो फिर कौन सा फोटोकॉपी चलती है कि फिर ओरिजिनल कार्ड मांगते हैं? फिर ओरिजिनल कार्ड। ये तो हमें अपनी डेली लाइफ से भी असूल पता था।
ओरिजिनल एविडेंस मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी। ये क्या कर रहा है, इंक्वायरी करके उसने कंप्लीट कर दिया? ना 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 ना, ये तो ठीक नहीं है। इंक्वायरी को कॉरोबरेट करना चाहिए। कॉरोबरेट मतलब कंफर्म करना चाहिए अदर प्रोसीजर के साथ। सिर्फ इंक्वायरी करके सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलता। ऑब्जर्व किया, पता चला सिस्टम ठीक चल रहा है, तो हमें पूरा एविडेंस मिल गया? नहीं, पूरा एविडेंस क्यों नहीं मिला? ऑब्जर्वेशन जिस टाइम पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आपको एविडेंस प्रोवाइड करती है कि काम ठीक चल रहा है। लेकिन पहले क्या चलता रहा पूरे साल में, इसका दिसंबर में ऑब्जर्व करेंगे ना, तो दिसंबर के सिस्टम के बारे में पता चल गया ठीक चल रहा है। भाई नवंबर अक्टूबर में क्या होता रहा है इसका कुछ पता नहीं है। इसके लिए फिर क्या करना पड़ता होगा, गैस करें। अब बैक डेट पे जाके तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर ऑडिटर ईयर एंड पे आया ऑडिट करने के लिए, ईयर एंड पे ऑब्जर्व किया प्रोसीजर ठीक चल रहे हैं, तो क्या ये एज्यूम कर ले कि स्टार्ट ऑफ द ईयर भी प्रोसीजर ठीक होंगे? तो स्टार्ट ऑफ द ईयर सिस्टम कैसा चल रहा था इसके लिए क्या करना पड़ता है? फिर डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना पड़ता है। ऑब्जर्व थोड़ी कर सकते हैं, टाइम मशीन तो नहीं है ना हमारे पास। हमारे किसी ऑडिट प्रोसीजर में टाइम मशीन नहीं आएगी, ठीक है, नहीं है हमारे पास, याद नहीं हुए अभी। तो फिर डॉक्यूमेंट्स को देख के चेक करना पड़ता है पिछले महीने की डॉक्यूमेंट सिस्टम क्या था। As Sterling Ceramics Limited, the audit team examined supplier invoices, goods did not fix tags. Which category of these action mainly represents? क्या करते हैं ये? क्या इंस्पेक्शन है भाई? इंस्पेक्शन सिंपल। ए और डी में कंपटीशन होगा। ये अच्छा पता चल गया आपको ये? हाँ, अच्छा डिटेल में चेक कर रहे हैं ना इंडिविजुअल्स। अगर आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं फिर एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। अब अगर अभी ज्यादा फर्क नहीं आपको पता चल रहा कि रिकैलकुलेशन में और एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या फर्क है, तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप फिलहाल सबको रिकैलकुलेशन ही समझे। हाँ ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक टोटल एरिया को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दूसरे टोटल एरिया के साथ कंपेयर। वो क्या था, उसी एरिया के अंदर चेक कर रहा था। ये है एनालिटिकल प्रोसीजर।
क्या करें, फर्दर रिजॉल्व करें। शाबाश। इसको कोई भी इनकंसिस्टेंसी आए, क्लाइंट की बात पे एतबार नहीं करना, पूछना जरूर है लेकिन उसे फर्दर कंफर्म भी करना। वो तो रूल गलत बता रहे हैं ना स्टूडेंट। इंटरनेशनल बॉडी लोकल कंप्लायंस को थोड़ी चेक करेगी, उसका रोल क्या है इंटरनेशनल लेवल पे, डेवलप स्टैंडर्ड्स, प्रमोट अडॉप्शन वगैरह वगैरह। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो कौन से वाले स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, क्या है, मुझे तो पहले वाला ही लग रहा है, ठीक है, आपको भी यही लग रहा है, ओके। चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपर्स की तरफ। है कि प्राइस शेयर कर रहे हैं हम, शाबाश। 100 रुपीज फर्स्ट पोजीशन, शाबाश। सेकंड पोजीशन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फोर्थ भी ऑनलाइन वाले लग रहे हैं, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ, टेंथ। चलिए गुड। अब आते हैं वापस अपने क्विज, हमारा हुआ कंप्लीट। चलते अब ये नोट्स आप लोगों के साथ शेयर हो गए हैं ना भाई, नहीं हुआ शेयर, अभी कर रहे हैं भाई। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के साथ भी हमने शेयर कर दिया ये पीडीएफ ऑनलाइन, ओके गुड। चलिए अब चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम स्टडी क्या करने जा रहे हैं, जो हमारे ऑडिट के सबसे अहम डॉक्यूमेंट है हमारे ऑडिट। ये इतनी बड़ी किताब दिखाई गई, ये वॉल्यूम 1 है अभी, खैर। और दूसरे सब्जेक्ट्स आप इतने पढ़ते हैं और ऑडिट में है तो थोड़ा सा काम देते हैं, वो भी आप कहते हैं सर असाइनमेंट नहीं मिले थे, ग्रुप में नहीं आया, गूगल ड्राइव नहीं है, चेक नहीं कर सका, नेट नहीं आ रहा था, मसले करना पड़ता है, तो यहाँ पे नहीं करना पड़ता। लो यार, चलिए अच्छा, पढ़े पढ़े खूब पढ़े, खूब मेहनत करें। चलिए वापस आते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि कल आपको एक रिपोर्ट दी गई थी, आपने रिपोर्ट पढ़ी? उसमें जो अल्फाज आपको समझ में नहीं आए वो आप मुझसे पूछिए, वन बाय वन मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। असल में आज के लेक्चर में समझे वही कुछ करवाना है। कल जो काम मैंने आपसे कहा था ना आपने खुद करना है, आज वो काम अपनी ज़ेरे निगरानी आपको करवाना है, सारे एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करनी है। लेकिन अब जो डिस्कशन होगी ना वो थोड़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगी। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूंगा कि ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट एग्जाम में कैसे टेस्ट होगा, दूसरा कैसे टेस्ट होगा, वगैरह वगैरह डिफरेंट एलिमेंट्स के। लेकिन पहले मुझे बताइए, रिपोर्ट आपने पढ़ी है, उसमें से कोई लफ्ज जो आपको समझ में नहीं आया पूछ लीजिए। अगर तो वो कोई बहुत ज्यादा एडवांस कंसेप्ट नहीं हुआ तो मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना फिर बाद में किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जी बताइए, शाबाश। गोइंग कंसर्न क्या होता है? अच्छा गोइंग कंसर्न सुन लीजिए। गोइंग कंसर्न ये है, फर्ज कीजिए कि आपको पता चले कि सेशन तो मैंने स्टार्ट कर लिया है, लेकिन कोई इजी एग्जांपल रखते हैं, कोई सवेयर नहीं,
मैंने एक सेशन स्टार्ट कर दिया लेकिन 2 महीने के बाद मैंने दुबई निकल जाना और फिर वापस कोई नहीं आना पाकिस्तान, क्या आप क्लास में एडमिशन लेंगे? नहीं लेंगे। आप कहेंगे सर हम अपनी इन्वेस्टमेंट करें, पैसों की भी इन्वेस्टमेंट करें, टाइम की भी इन्वेस्टमेंट करें और दरमियान में ही आप चले जाएं, हमारा काम तो अधूरा रह गया। इससे तो बेहतर है स्टार्ट से ही हम किसी दूसरी जगह पे एडमिशन ले लेते हैं। तो इसका मतलब है मैं सारा सेशन आपके साथ नहीं चल पाऊंगा, ऐसा ही है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मैं 3 सेशन के बाद, अभी नहीं 1.5 साल के बाद दुबई निकलना है मैंने और फिर वापस नहीं आना, तो फिर भी आप कहेंगे सर हमने एडमिशन नहीं लेना, कि फिर एडमिशन ले लेंगे? फिर एडमिशन ले लेंगे। तो कोई इसी तरीके से कोई कंपनी, कोई पर्सन हमारे साथ एक फॉरसीएबल फ्यूचर तक चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, हमने स्टार्ट में ही ये फैसला करना, अंदाजा लगाना होता है। मुस्तकबिल का तो हमें नहीं पता, स्टार्ट में ही हमने अंदाजा। जैसे आपने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको पता चले कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद ये कंपनी डूब जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी, इंसॉल्वेंट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्या आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं करेंगे। इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट। यानी किसी कंपनी का 1 साल के हालात अगर ऐसे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर कंपनी ने बंद हो जाना है, नजर आ रहा है 1 साल के अंदर अंदर कंपनी ने बंद हो, इसको क्या कहते हैं? गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट। कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है। और अगर हालात ऐसे हैं कि पता चल रहा है नहीं नहीं कंपनी बहुत अच्छी है, प्रॉफिट में है, इतना सफिशिएंट कैश मौजूद है, हालात ही कोई नहीं मसले मसाइल वाले, तो इसको क्या कहेंगे? इसका मतलब क्या है इसका? कि कंपनी 1 साल से ज्यादा चलेगी, 1 साल के अंदर अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी 1 साल के अंदर बंद नहीं होगी। इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट। गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट, ये जो गोइंग कंसर्न की टर्म है ना, ये यूज होती है कंपनी के स्टेटस के कंटेक्स्ट में, कि कंपनी का स्टेटस क्या है। अगर जिस कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं उसका स्टेटस ये हो कि वो साल तक चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको क्या कहते हैं? गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट। और अगर हमें पता हो कि भैया साल के अंदर अंदर इसने खत्म हो जाना है, इसको क्या कहते हैं? गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट। एक तीसरी सिचुएशन भी होती है कि जब 50-50 हो, हालात खराब है, कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, एक होता है व्हाइट एरिया, एक होता है ब्लैक एरिया, एक होता है ग्रे एरिया भी दरमियान 50-50। जब क्लियरली पता हो कंपनी चलेगी, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट। जब क्लियरली पता हो कंपनी डूब जाएगी, नहीं चलेगी, गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट। और जब अनसर्टेनिटी हो, 50-50 हो, यानी हालात खराब हैं लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, वो क्या था, वो डूब रहा हूं, डूबा तो नहीं हूं, है? तो जब अभी डूबे ना कंपनी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात खराब हो रहे हैं, इसको फिर क्या कहेंगे? क्या इसको कहेंगे गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट या नॉट एप्रोप्रिएट? इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी। तो गोइंग कंसर्न के कंटेक्स्ट में 3 केस। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? गोइंग कंसर्न का मतलब है ये अंदाजा लगाना कंपनी आगे चलेगी कि डूबेगी। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? ये अंदाजा लगाना कंपनी गोइंग है कि नहीं है। गोइंग के लफ्ज से आपको अंदाजा हो गया होगा। अगर कंपनी गोइंग हो, हम कहेंगे गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट। अगर कंपनी गोइंग नहीं है, फारग है, डूब जाएगी, अभी पता चल गया हालात ऐसे है, पैसा कोई नहीं है, लॉसेस, कंटिन्यूस लॉसेस है, गवर्नमेंट ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, हमारी प्रोडक्ट ऐसी है, वो प्रोडक्ट जो पिज्जा बनाते थे, पिज्जा लोग जो खाता है अस्पताल पहुंच जाता है, गवर्नमेंट इजाजत देगी, लोग कभी ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे? इसको क्या कहेंगे फिर? गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट। और अगर हालात 50-50 हो, यानी मुश्किल हालात तो हैं, जैसे पाकिस्तान है ना, वो हर वक्त नाजुक मोड़ से गुजरता रहता है, तो जब कंपनी की जिंदगी में भी कोई नाजुक मोड़ आ जाए, ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे? 50-50 अनसर्टेनिटी है, हो सकता है कंपनी पार कर ले इसको, हो सकता है ना कर सके। तो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है कंसेप्चुअली? कि कंपनी आगे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी 1 साल तक। रूल 1 साल का, 1 साल तक हमने देखना है। 1 साल तक भी वैसे हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं, कल क्या होगा इसका इल्म अल्लाह ताला को, ये हमें तो है ही नहीं। 1 साल तो बड़ी दूर की बात भी है।
तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं आपने जुमी नहीं है, परेशान नहीं होना, अंदाजा लगाना है सिर्फ आपने। क्या अंदाजा लगाना है कि गोइंग कंसर्न कंपनी 1 साल तक चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, या 50-50 है, मे भी चले मे भी ना चले, हालात खराब हैं लेकिन अभी कोशिश कर रहे हैं। तो गोइंग कंसर्न, जब सब कुछ ठीक हो गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट, जब सब कुछ खराब हो गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट, और जब थोड़ा 50-50 हो अनसर्टेनिटी। ये समझ आ गया? तो जरा गेस कीजिए, आपसे थोड़ा कमेंट्री वाली स्टाइल में पूछना चाह रहा हूं, आपकी जजमेंट क्या है। पहले जो आज से 20 साल पुराने वाले ऑडिटर थे ना, बल्कि 15 साल पुराने वाले, बल्कि 10 वाले, 2009 से पहले वाले, वो ऑडिटर्स ये कहते थे, 15 हो गए, वो ऑडिटर ये कहते थे कि गोइंग कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं ये हमने नहीं बताना, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हम नजूमी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। शेयर होल्डर्स ये कहते थे भाई अगर आप ये भी नहीं बता सकते तो फिर आपका फायदा क्या, हमें आपका सबसे बड़ा फायदा तो तब होगा कि जब आप हमें बताएंगे कि कंपनी आगे 1 साल चले, ताकि हम अपनी इन्वेस्टमेंट का बारे में डिसीजन कर सकें। ये ना हम इन्वेस्टमेंट करें कंपनी डूब जाए, हमें तो फिर आपका फायदा ही कोई नहीं है, आप निकले फिर यहां से, कोई जरूरत नहीं आपकी। फिर ऑडिटर ने दरमियानी रास्ता निकाला, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि गोइंग कंसर्न के बारे में जिक्र तो कर देंगे रिपोर्ट में, लेकिन कंफर्म नहीं है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होगा हम कहेंगे गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट, लेकिन कंपनी चलती रहेगी। बाज़ औक़ात ऐसा होगा हम कहेंगे गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट और कंपनी डूब जाएगी। तो हम ज्यादातर हालात में आपको बता देंगे, लेकिन पक्की बात नहीं है। शेयर होल्डर ने कहा चलो तुम इतना ही बता दो, रीजनेबल एश्योरेंस बता दो तो भी बड़ी बात है, ज्यादातर इशू पता चल जाएंगे ना, ठीक है। वरना ये तो डॉक्टर भी ऐसा ही करता है, वो कह देता है भाई आपका मरीज नहीं बचना, लेकिन बाज़ औक़ात बच जाता है। और बाज़ औक़ात वो क्या कहता है मुझे बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो घर जाते जाते हार्ट अटैक हो जाता है। ये तो अल्लाह ताला को पता है कल क्या होगा। तो इसीलिए एग्जैक्ट कल क्या होगा ये हम एज ऑडिटर नहीं बता सकते कि कंपनी आगे चलेगी या बंद होगी, लेकिन हालात व वाक़यात का जायजा लेके हम ये कमेंट कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर, कमेंट कर सकते हैं कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नॉट एप्रोप्रिएट है या मटेरियल आंसर। तो स्टैंडर्ड कहता है आप कमेंट कर दो, लेकिन शेयर होल्डर को ये भी बता दो कि ये कंफर्म नहीं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस कोई नहीं। तो आप एग्री करते हैं? आप में से कितने स्टूडेंट को लगता है कि ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में गोइंग कंसर्न के बारे में कमेंट करना चाहिए और ऑडिटर को कंपनी का गोइंग कंसर्न स्टेटस चेक करना चाहिए? कितने स्टूडेंट को लगता है? और कितने स्टूडेंट को लगता है नहीं करना चाहिए? चलिए गुड, अच्छी बात है, अच्छी बात है, करना चाहिए। तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है, जहन में रखिएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन गोइंग कंसर्न के अलावा? अच्छा कंसेप्ट था, डिस्कस हुआ है। गोइंग कंसर्न में सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है, कंपनी अगले 1 साल चलेगी कि नहीं चलेगी। इसमें हमारे 3 में से कोई एक कंक्लूजन हुआ करेगा, हमेशा 3 में से कोई एक, चौथा कंक्लूजन कोई नहीं है। यहाँ कंक्लूजन हमारा ये होगा गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट, या होगा नॉट एप्रोप्रिएट, या मटेरियल, बस। इससे ज्यादा गोइंग कंसर्न का कुछ है ही नहीं, मतलब आगे चल के भी नहीं पढ़ना आपने। कुछ मजीद कंसेप्ट हैं कि इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या परफॉर्म करते हैं, वो पढ़ेंगे। मेन कंक्लूजन हमारे यही 3 होंगे। जी आगे चले। सर इस पैराग्राफ में इसने कहा है कि इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस वी डिटरमाइन दैट मैटर शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड इन रिपोर्ट। ये इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल पता है? ये कौन से वाला रिस्पांसिबिलिटी? वैसे हाँ, अच्छा ये एक पैराग्राफ है, शाबाश, ये बहुत है। और ये वो कंसेप्ट है जो कि सीफैप लेवल पे टेस्ट करता है, और इसका मिलता जुलता कंसेप्ट आपका सीफैप 1 में रिपोर्टिंग में भी टेस्ट करता है, शायद आपने अभी भी पढ़ा हो, और ऑडिट में भी। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो क्या कहता है, पहले मेन कंसेप्ट सुन लें। ऑडिटर कहता है एंड में चल के, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ के एंड में जाके, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से ऊपर, आपकी ये जो रिपोर्ट है ना इससे ऊपर, रिपोर्ट ऑन, ये पेज जो हमने रिपोर्ट शेयर किया इसमें पेज 55 है उनकी एनुअल रिपोर्ट, इसके टॉप है। फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिटरमाइन दिस मैटर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस करंट पीरियड, ठीक है। की मैटर, ठीक है।
क्या क्या रहा है सुने। कह रहा है मैं ऑडिटर हूं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, हमने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है और रिपोर्ट इशू करनी है, ऑडिट रिपोर्ट। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये। लेकिन वो कहता है कि हमारी इसके अलावा भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छोटी मोटी, हमारी छोटी मोटी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसे हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज को एवेल्युएट करना है, एस्टीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इंटरनल कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट करनी है, वगैरह वगैरह। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खास तौर पे कह रहा है कि हमारी है कि हमें अपने ऑडिट के दौरान में जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स फेस करना पड़े, जो भी अहम चीजें फेस करना पड़ी, हम डायरेक्टर्स को भी बताएंगे। मेन कंसेप्ट क्या है, ऑडिटर को ऑडिट के दौरान में जो भी सिग्निफिकेंट मैटर, सिग्निफिकेंट इश्यूज फेस करना पड़े, वो क्या करेंगे, डायरेक्टर्स को बताएंगे। ठीक है, ये मेन कंसेप्ट है। और इन्हीं जो सिग्निफिकेंट मैटर में से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं, एक है सिग्निफिकेंट मैटर्स, हो सकता है 20 हो, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स कितने होंगे, 2-3। तो सिग्निफिकेंट मैटर्स में से ही जो 2-3 मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं वो क्या होते हैं, क्या। यहां पे ऑडिटर क्या कह रहा है इस लाइन में, कह रहा है हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, क्या रिस्पांसिबिलिटी है, हमें अपने ऑडिट के दौरान में जो भी सिग्निफिकेंट मैटर नजर आए, हमने डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना है। और उनमें से जो की ऑडिट मैटर होंगे वो भी कम्युनिकेट करने हैं, वो तो बल्कि दबा के करने हैं, मतलब वो ज्यादा जोर दे के करने हैं की ऑडिट मैटर। लेकिन कहता है इसका ये मतलब नहीं है मैं हर मैटर से कम्युनिकेट करूंगा। कुछ रेयर केसेस में हो सकता है मैटर सिग्निफिकेंट तो हो, मैटर्स सिग्निफिकेंट तो हो, मैटर्स की ऑडिट मैटर तो हो, लेकिन मैं डायरेक्टर्स को ना बताऊं। उन्होंने कहा सर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल सुन ले। प्रैक्टिकल एग्जांपल सुन ले, ये अब स्टैंडर्ड ने एग्जांपल दिया वो आपके सामने रख रहा हूं। कहता है अगर ऑडिट के दौरान में आपको पता चला कि डायरेक्टर्स किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किसे, तो बताइए क्या डायरेक्टर को कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि उन्हें पता चल जाए उनका फ्रॉड खुलने वाला है और वो हमारी सुपारी दे दें किसी को टाइमली, हम किसी को बताने से पहले बोरी में बंद हो। हमें डायरेक्टर को बताना चाहिए कि हमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बताना चाहिए। हम स्टैंडर्ड में देखेंगे क्या लिखा है, स्टैंडर्ड में यही लिखा है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को बताना। तो कहते हैं हर सिग्निफिकेंट, नॉर्मली जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे वो हमने क्या करने हैं, डायरेक्टर को कम्युनिकेट करने हैं। उनमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट की ऑडिट मैटर होंगे वो भी डायरेक्टर को कम्युनिकेट करने हैं, वो तो 2 दफा कर दे बचाए। लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे होंगे जो होंगे सिग्निफिकेंट, बुनियादी असूल के मुताबिक हर सिग्निफिकेंट मैटर डायरेक्टर को कम्युनिकेट करना है हमने एज ऑडिटर। लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो कम्युनिकेट नहीं करने, वो कौन से होंगे, उनकी एक एग्जांपल क्या है, इलीगल एक्टिविटीज। उसमें आगे स्टैंडर्ड उसको डिस्कस भी करता है क्यों मैं मना कर रहा हूं इलीगल एक्टिविटी, क्योंकि इससे एक तो यह है कि आपकी जान को भी खतरा है, और दूसरा यह है कि फिर अगर उनको पता चल गया ना उनका फ्रॉड, तो वो सारा जो एविडेंस है ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो जो इन्वेस्टिगेशन के रास्ते में हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए आपको फिर डायरेक्टर्स को ये बातें नहीं बतानी है। फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, क्लियर होगी ये बात। अब इस लाइन को दोबारा पढ़ के देखे, समझ आ गई। और कोई क्वेश्चन, शाबाश। रिपोर्ट, जी जी जी, ये कौन सा पैराग्राफ है, आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये जो अंडर, ओके 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 ओके, चलिए ठीक है, मैं पूरा ही पढ़ा देता हूँ, ऐसा क्या पढ़ाना। ये पेज 54 में पहला पैराग्राफ है रिस्पॉन्सिबिलिटी में, बुलेट, पहला बुलेट है, इसको मैं पढ़ा रहा हूं। कह रहा है आइडेंटिफाई एंड असेस द, बल्कि ऐसा करते हैं, मतलब ऑनलाइन वाले बच्चे भी शायद देख रहे होंगे, इसको यहां से पढ़ा देते हैं, यहां से खोलता हूँ ई ऑडिट बोर्ड, ठीक है, बोर्ड से, ताकि जो हमारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं ना उनको भी आसानी से रीड कर लें इसको साथ। ये पहले वाला पैराग्राफ उन्होंने कहा, ये वाला पढ़ाना। क्या कह रहा है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही है ना सारी, उसने पहले तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, कह रहा है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वी आल्सो
आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कह रहा है हमने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हमने रिस्क को आइडेंटिफाई, हमारी जिम्मेदारी है, हमने रिस्क को आइडेंटिफाई भी किया, असेस भी किया। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है, देखो रिस्क है कि नहीं। असेस करने का मतलब क्या है, देखो रिस्क छोटा है कि बड़ा। कुछ रिस्क ट्रांजैक्शन लेवल के होते हैं, कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आइडेंटिफाई का मतलब कुछ हो रहा है, असेस का मतलब कुछ हो रहा है। आइडेंटिफाई मतलब रिस्क है कि नहीं, असेस का मतलब क्या है, रिस्क छोटा है कि बड़ा। कह रहे हैं हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क को आइडेंटिफाई किया और असेस किया, चाहे वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, चाहे वो रिस्क फ्रॉड की वजह से था चाहे एरर की वजह से था। इसका मतलब है जो मिस स्टेटमेंट यानी गलती होती है ना, ये गौर से सुनेगा बात, मिस स्टेटमेंट यानी गलती होती है, ये दो तरह की होती है। अगर मिस स्टेटमेंट अनजाने में की जाए, हो जाए, अनजाने में हो जाए, इसे कहते हैं एरर। अगर जानबूझ के की जाए इसे बोलते हैं फ्रॉड। तो मुझे बताइए, हम अपने ऑडिट में जब रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेंगे और उसको असेस करेंगे तो सिर्फ रिस्क ऑफ एरर करेंगे कि रिस्क ऑफ फ्रॉड करेंगे? सिर्फ दोनों। यही बता रहा है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। कह रहा है ऑडिटर कह रहा है मैंने दोनों तरह के रिस्क को आइडेंटिफाई करूंगा, असेस करूंगा, चाहे एरर हो चाहे फ्रॉड हो। अच्छा, किस लिए रिस्क असेस कर रहा है, आगे उसकी रीजन बता रहा है। इसलिए ताकि मैं डिजाइन कर सकूं अपने ऑडिट प्रोसीजर टू दोज रिस्क, ताकि उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड कर सकूं। क्योंकि हमारा रूल है जितना ज्यादा रिस्क ज्यादा प्रोसीजर, कम रिस्क कम। तो कैसे मैं रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा ताकि जितने भी रिस्क हैं उनको एड्रेस करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, खत्म करने के लिए मैं अपने प्रोसीजर परफॉर्म कर सकूं। और जब प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा मैं तो फिर इससे एविडेंस मिलेगा, वो एविडेंस भी हासिल करूंगा। और एविडेंस कितना, सफिशिएंट एंड, ये आपको एक तरह से ना सीक्वेंस बता रहा है। पहले ऑडिटर रिस्क असेसमेंट करेगा, रिस्क असेसमेंट के बाद प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, प्रोसीजर की बेस पे उसे एविडेंस मिलेगा, एविडेंस को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए। देखिए चैप्टर 1 के कंसेप्ट्स आ रहे हैं कि नहीं, टू प्रोवाइड बेसिस फॉर आवर ओपिनियन। जब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल जाएगा तो फिर ऑडिटर क्या कहेगा कि मैं ओपिनियन दूंगा। यहां तक बात खत्म हो गई थी उसकी पूरी, लेकिन उसने एक एडिशनल चीज कवर की, एक्सप्लेन किया। उसने कहा चूंकि मिस स्टेटमेंट में एरर भी हो सकते हैं, फ्रॉड भी हो सकता है, लेकिन उसने कहा भाई मेरी बात सुन लो, क्या दोनों की नेचर एक जैसी नहीं है? गैस करे कौन से वाली मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना ज्यादा मुश्किल है? फ्रॉड वाली। आगे यही बता रहा है वो, कह रहा है रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग ए मटेरियल मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन फॉर वन रिजल्टिंग फ्रॉम एरर। आसान भाषा में क्या कह रहा है, फ्रॉड डिटेक्ट करना मुश्किल है, एरर डिटेक्ट करना आसान है। एज फ्रॉड में इन्वॉल्व कोल्यूजन, फॉर्जरी, इंटेंशनल ओमिशंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और ओवरराइड ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्योंकि फ्रॉड जो है वो सोच समझ के, मिलजुल के, बड़े प्लानिंग करके, डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर करके किया जाता है। इसीलिए फ्रॉड डिटेक्ट करना मुश्किल है, डिटेक्ट करना आसान है। तो इस पैराग्राफ में पता है क्या कह रहा है कि भाई मैं वैसे तो अपने ऑडिट के दौरान में ना एरर और फ्रॉड दोनों को चेक करूंगा, लेकिन अगर कभी कोई एरर सामने एरर मैं ना ढूंढ पाया तो फिर मेरा गला पकड़ लेना चाहे तुम, लेकिन अगर फ्रॉड ना ढूंढ पाया तो मेहरबानी तुम्हारी माफी दे देना। क्यों भला? क्योंकि फ्रॉड को डिटेक्ट करना मुश्किल है। तो फिर असूल पता है क्या है? असूल ये है कि जो एरर या फ्रॉड नॉर्मल प्रोसीजर से आइडेंटिफाई हो सकता हो वो तो ऑडिटर को करना चाहिए, और जो एरर या फ्रॉड नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर से आइडेंटिफाई न हुआ तो उसकी सजा ऑडिटर को नहीं देनी। यहां पे वो क्लियर कर रहा है ये यूजर को कि भैया हर गलती मैं नहीं ढूंढ सकता, खास तौर पे फ्रॉड वाली गलती ढूंढना मुश्किल है। डन जी, ये बात समझ आ गई? अब कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए, ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए, ये जो है ना, ये कोल्यूजन, फॉर्जरी, इंटेंशनल ओमिशन, मिसरिप्रेजेंटेशन, ओवरराइड, ये इसको डिटेल करने की जरूरत नहीं है, ये आगे चल के हम कभी पढ़ेंगे। सिर्फ ये देख लो उसने रीजन बताइए कि मैं फ्रॉड क्यों डिटेक्ट
नहीं कर पाऊंगा। अगर याद कर लें तो अच्छी बात है, वोकैबुलरी आपके इजाफा होगा। ये ऐसी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, कहीं पे इस्तेमाल कर लेना तो बड़े कूल लगेंगे आप, हैं, कूल लगेंगे आप, ठीक है। जैसे खाना खाने से पहले खाने की तस्वीर उतार के सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं ना, तो कूल लगते हैं ना, कूल नहीं लगते, क्या लगते हैं, बेवकूफ लगते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पे भी अपनी वोकैबुलरी में, चाहे ऑडिट का पेपर हो चाहे नॉर्मल डिस्कशन में, इस तरह के मुश्किल मुश्किल अल्फाज ऐड करेंगे ना, कहीं पे भी दूसरा बंदा इंप्रेस हो जाएगा, वाकई सही कह रहा हूँ। कैसे अल्फाज, ये इस तरह के अल्फाज, इनसे खार ना खाया करे। ये आपके दुश्मन नहीं है, ये आपके दोस्त हैं। ये किसी मीटिंग में, आप किसी डिस्कशन में जब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर देखिएगा इम्पैक्ट क्या पड़ता। कौन से अल्फाज, ये इस तरह के अल्फाज, किस तरह के अल्फाज वाला, ये सेल खत्म हो गया है। कोलूजन, फॉर्जरी, इंटेंशनल ओमिशन और मिसरिप्रेजेंटेशन और ओवरराइड ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ना कर पाए तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, मुद्दा फिर भी आप बयान कर पाएंगे एग्जाम में भी। लेकिन अगर इस तरह की वोकैबुलरी आप बना लें, प्रोफेशनल वोकैबुलरी है ना, आपको डिस्टिंग्विश करेगी एवरेज स्टूडेंट से। और की क्वेश्चन रिपोर्ट में जी, अच्छा एक चीज इसमें रखिएगा, रिपोर्ट को पढ़ते हुए आपने हर पैराग्राफ का जो ओवरऑल पर्पस है ना, उसको समझना है। उसके अंदर अल्फाज को नहीं खींचना। यानी आपको यह पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर उसने कौन कौन से 2-3 इश्यूज डिस्कस किए रिपोर्ट के अंदर, यह बताना चाहिए। अब वो वर्ड बाय वर्ड याद करने की हरगिज जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ मेन का वर्ड बाय वर्ड जो चीज याद करनी है वो मैं खुद आपको बताऊंगा। फिर से सुन लीजिए, रिपोर्ट के अंदर क्या आपको इस रिपोर्ट को याद करना पड़ेगा? तो उसका मतलब है वर्ड बाय वर्ड याद नहीं करना, लेकिन मेन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए क्या, कि किस पैराग्राफ में कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्कस हुई है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ आर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में क्या चीजें डिस्कस हुई हैं, तो आप वर्ड पूरा मुझे पैराग्राफ ना बताएं, पूरा पेज ना सुनाएं मुझे मोटा मोटा यही बता दे, सर इसमें रिस्क असेसमेंट की बात हुई है, इसमें रिजनेबल एश्योरेंस की बात हुई है, इसमें काउंटिंग एस्टिमेट्स की बात हुई है, काउंटिंग, बस इतना काफी है। ठीक है जी। तो आगे आपने शायद कुछ अल्फाज में था भाई के कोई प्रॉब्लम, तो मैंने कहा छोड़ दे उसको। हाँ, ये रिपोर्ट मैंने पूछा था, ये अनमोडिफाइड है कि मॉडिफाइड है, तो ये अनमोडिफाइड ओपिनियन। रेवेन्यू, अच्छा, शाबाश शाबाश। क्वेश्चन इनका ये है कि सर ओपिनियन के हमने अल्फाज पढ़े हैं, ओपिनियन के हमने अल्फाज पढ़े हैं, जरा ओपिनियन पढ़ लें हम। तो ये चले इनका क्वेश्चन मैं आंसर करता हूं। उससे पता चल रहा है कि वो कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, यानी ये अनमोडिफाइड ओपिनियन है। अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन है तो ये नीचे रेवेन्यू में प्रॉब्लम कैसे आ गई? याद रखें, ये जो रेवेन्यू को उसने डिस्कस किया है ना, ये प्रॉब्लम नहीं है। पूरा पैराग्राफ पढ़ लें, उसने कहीं देखिए प्रॉब्लम ऑडिट में 2 चीजों की वजह से होती है, ये असूल याद रखिएगा। पहली, या तो किसी चीज को आप वेरीफाई नहीं कर पाए, दूसरा वेरीफाई किया और वो गलत है। ऑडिट में हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो 2 तरह की होती हैं। किन 2 तरह की होती है? या तो हम किसी चीज को वेरीफाई नहीं कर पाए, इसको कहते हैं स्कोप लिमिटेशन, या वेरीफाई किया और साबित हो गया कि वो गलत है, इसे कहते हैं मिस स्टेटमेंट। डेटर्स को हम कंफर्मेशन लेटर सेंड ही नहीं कर पाए, मैनेजमेंट ने मना कर दिया था, स्कोप लिमिटेशन या मिस स्टेटमेंट? स्कोप लिमिटेशन। डेटर बैंकरप्ट हो गया लेकिन उसके प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, मिस स्टेटमेंट। हमारे ऑडिट में जितने भी मसले, सिर्फ 2 ही मसले होते हैं, मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेड। इनमें फर्क आपको पता होना चाहिए, और फर्क मुश्किल नहीं है। अगली एग्जांपल सुने, इन्वेंट्री को स्टॉक काउंट कर ही नहीं पाए, इन्वेंट्री का मिस स्टेटमेंट का स्कोप लिमिटेशन। अच्छा, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो चुकी है लेकिन स्टिल उसको कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किया हुआ है, एनआरवी पे राइट डाउन नहीं किया,
मिस स्टेटमेंट। फिक्स एसेट्स खरीदे थे, उनकी परचेज इनवॉइसिंग मिसिंग है, चेक नहीं कर पाए कितने का खरीदा। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, तो ऑडिट में जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी या तो मिस स्टेटमेंट की वजह से होगी। मिस स्टेटमेंट क्या है, हमने वेरीफाई कर लिया और साबित हुआ गलत है। स्कोप लिमिटेशन क्या है, हम वेरीफाई ही नहीं कर सके किसी चीज को। तो जब भी मॉडिफाइड ओपिनियन होता है ना, अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब देते हैं, जब वेरीफाई कर ले और सब कुछ ठीक हो, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन कब देते हैं, जब वेरीफाई ही ना कर सके या वेरीफाई किया और वो गलत साबित हो गया। यानी मॉडिफाइड ओपिनियन कब होगा, मिस स्टेटमेंट की वजह से, स्कोप लिमिटेशन। ये पूरा रेवेन्यू का पैराग्राफ पढ़ ले, इसमें कहीं पे वो ये नहीं कह रहा कि मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सका, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पढ़ के देख ले, कहीं पे ये नहीं कह रहा। बल्कि वो तो ये कह रहा है कि मैंने ये काम भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये देखिए यही कह रहा है, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। इसका मतलब है वेरीफाई कर लिया। दूसरी चीज, इस पूरे पैराग्राफ में कहीं पे भी ये नहीं कह रहा कि रेवेन्यू गलत है, पढ़ के देख ले। तो यहां पे ये जरूर कह रहा है कि मैंने प्रोसीजर परफॉर्म किया है, मैंने वेरीफाई किया है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि गलत है। तो बताइए क्या ये मिस स्टेटमेंट है, क्या स्कोप लिमिटेशन है? तो इसका मतलब है कोई इस रेवेन्यू की वजह से कोई गड़बड़, तो ओपिनियन कौन सा आएगा, अनमोडिफाइड। तो सवाल ये है कि जब कोई गड़बड़ नहीं है तो फिर लिखा क्यों है? अगला सवाल ये ज़हन में आता है, इस वजह से कि इस एरिया ये मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया था, और ऑडिटर ने कहा हुआ है कि जो मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया होगा ना, यानी जो एरिया सबसे ज्यादा अहम होगा, जिस एरिया ने मेरा सबसे ज्यादा एफर्ट्स मैंने लगाई होंगी, वो मैं लिखूंगा, वो मैं लिखूंगा। ठीक है जी, तो ये ज़हन में रखिएगा। अब आप पता है क्या करें, अब ये सारी डिस्कशन के बाद ना आपने एक छोटा सा एक बना ले, एक ट्री, ये मैंने आगे यूज करना है। ओपिनियन यानी ऑडिटर जो रिपोर्ट में ओपिनियन देता है। अच्छा, कोई स्टूडेंट है ऐसा माइका लाल क्लास में, बताया मुझे रिपोर्ट और ओपिनियन में क्या फर्क है, ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट ओपिनियन में क्या फर्क है? ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट ओपिनियन में क्या फर्क है? हिम्मत करें, जो आपके जहन में आ रहा है ना बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन आप बता नहीं पा रहे। नहीं, तो दोनों ही रिटर्न है। हाँ, रिपोर्ट में ज्यादा चीजें आती है, ये पूरे सफा जो है ना, पूरा सफा, पूरा लेटर, ये रिपोर्ट कहलाता है। और इस रिपोर्ट के अंदर बहुत से पैराग्राफ हैं, बहुत से सेक्शंस हैं। ओपिनियन एक पैराग्राफ या एक सेक्शन है, चाहे पैराग्राफ कह लें चाहे सेक्शन कह लें। तो रिपोर्ट में बहुत से पैराग्राफ हैं, ओपिनियन एक पैराग्राफ है। तो मुझे जरा बताइए, लेक्चर आगे बाद में चलेगा, अब आपने सही नहीं बताया, मुझे गुस्सा आ गया। आप मुझे बताइए, अब आपने नीचे आपने नोट्स को नहीं देखना, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन के अलावा और कितने पैराग्राफ हैं? कम से कम 5 बताने हैं। बेसिस फॉर ओपिनियन पर करेक्ट, की ऑडिट मैटर करेक्ट, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी करेक्ट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी करेक्ट, लीगल मैटर, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, बिल्कुल। तो समझ आ गया? अच्छा, अब सुने, अच्छा सबसे अहम पैराग्राफ कौन सा है? ओपिनियन। ओपिनियन ये तो आपको पता ही होगा कि हमारी पर्सनल लाइफ में सबसे बड़ा फैसला कौन सा होता है, ये तो पता ही होगा आपको, जो आप उस वक्त करने की कोशिश करते हैं जब आपको करना ही नहीं आता। उसको डिस्कस नहीं कर रहे हम। ऑडिटर की प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन कौन सा होता है वाला? ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन कौन सा? तो अगले 1 मिनट के अंदर आपको यह ना बता दूं कि ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल लाइफ का सबसे अहम डिसीजन जो करता है, अगर गलत हो जाए ना तो उसकी प्रोफेशनल लाइफ सारी खत्म हो जाती है। हिस्ट्री में ऐसी एग्जांपल मौजूद है कि ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा जो डिसीजन करेगा वो किस बेस पे करेगा, वो बता दूं। कैसे करना है फैसला ताकि गलत ना हो पाए। सुने,
ओपिनियन, ओपिनियन कितनी तरह के हैं? दो बड़ी कैटेगरीज है। ओपिनियन की कितनी कैटेगरीज है? दो बड़ी। या तो ओपिनियन होगा अनमोडिफाइड। अनमोडिफाइड का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। या ओपिनियन होगा मॉडिफाइड। मॉडिफाइड का मतलब, आज के लेक्चर में बाकी सब कुछ भूल जाए, मुझे मसला कोई नहीं है, ये नहीं भूलना आपने जो भी सिखा रहा हूं। दूसरा ओपिनियन क्या? मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है? ऑडिटर कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ है, ठीक है। अब अगला सवाल, कब अनमोडिफाइड ओपिनियन देना है, कब मॉडिफाइड ओपिनियन देना है? क्योंकि हमारी प्रोफेशनल लाइफ का सबसे अहम फैसला है ये। तो सुन लें, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने वेरीफाई कर लिया और सब कुछ ठीक है तो क्या कर लिया? अनमोडिफाइड। जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है, वेरीफाई कर लिया और सब कुछ करेक्ट है तो फिर कौन सा ओपिनियन? अनमोडिफाइड। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किसी हिस्से को आप वेरीफाई नहीं कर सके या वेरीफाई किया लेकिन उसमें गलती थी तो फिर कौन सा ओपिनियन देना है? मॉडिफाइड। तो आइंदा अगर कोई आपसे पूछे कि ओपिनियन मॉडिफाइड हो सकता है, क्या रीजंस होंगी, तो आपने कहना है ओपिनियन दो रीजंस की वजह से मॉडिफाई हो सकता है, दुनिया में तीसरी रीजन कोई नहीं हमारे सिलेबस के। वो है एक मिसस्टेटमेंट और दूसरा स्कोप लिमिट। शाबाश शाबाश। अब वो अगला सवाल पूछेगा, भाई मिसस्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन में क्या फर्क है? तो क्या बताएंगे? वेरीफाई ही नहीं कर सके, स्कोप लिमिटेशन। वेरीफाई किया और साबित हुआ गलती है, मिसस्टेटमेंट। डन जी? इसको ध्यान में रखना, इसको आगे फर्दर मैंने खींचना है किसी लेक्चर में, इसी चैप्टर के अंदर, वो बाद में सही, लेकिन ये बेस बन गई। ये समझ आ गया आपको? शाबाश। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं, ऐसा करते हैं कि आपके साथ हम डिस्कशन कर, रीडिंग कर लेते हैं एलिमेंट्स की। ये क्या है आज का लेक्चर? आज का लेक्चर का माइंड मैप है। माइंड मैप आपने लिख लिया ना? क्लास से पहले लिखना होता है ना माइंड मैप, ताकि एक दफा जहन में छप जाए कि क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या है? 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यानी एक नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट के ये हिस्से होते हैं। आपको ऑडिट रिपोर्ट पढ़ना सिखाया जा रहा है। आज के लेक्चर में क्या किया जा रहा है? पढ़ना सिखाया जा रहा है, ठीक है। एक ऑडिट रिपोर्ट के ये हिस्से होते हैं। स्टेप नंबर, जैसे कोई मेडिकल का स्टूडेंट हो उसे एक्सरे रिपोर्ट पढ़ना, ठीक है, या कोई दूसरी उनकी जो भी मेडिकल पढ़ना सिखाते हैं ना, भाई इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये चीज। उसी तरह आप प्रोफेशनल ऑडिटर हैं, आपको ऑडिट रिपोर्ट पढ़नी सिखाई जा रही है, जो कि हमारे ऑडिट में सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स हैं। तो पहला सबक क्या सीख रहे हैं हम? कि ऑडिट रिपोर्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ये आपने पढ़ा। अब मैं आपको बताता जाऊंगा, आपने नंबर 1 दो चीजें वैल्यूएट करनी है। नंबर 1, क्या आपको समझ आ गई कि किस एलिमेंट में क्या चीज डिस्कस होनी है? और दूसरा, क्या जो आपने रिपोर्ट पढ़ी वो जो प्रैक्टिकली, ये असल में आपकी बुक में से निकाला है मैंने समरी, और कल जो रिपोर्ट दी थी वो प्रैक्टिकल है। आपने ये फैसला करना है कि बुक में और प्रैक्टिस में फर्क तो नहीं है, ये तो नहीं बुक में कोई और चीज लिखी है और प्रैक्टिस में कोई और चीज चल रही हो। डन जी? सबसे पहले मुझे बताइए, क्या एलिमेंट्स पढ़ के बताएं, क्या लगभग यही एलिमेंट्स होते थे आपकी प्रैक्टिकल रिपोर्ट में भी जो आपकी बुक में है? टाइटल था, एड्रेस ही था, ऑर्डर ओपिनियन था, प्रैक्टिकली बेसिस फॉर ओपिनियन था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल, ये सेक्शन भी था प्रैक्टिकली रिपोर्ट में। बताइए क्या लोकेशन थी कि, यानी वो पैराग्राफ जो है वो किस जगह पे आएगा? ये बेसिक ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, ये लोकेशन किसकी बात कर रहा है? ये इसकी डिस्कशन नहीं थी, ये एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है, ये समझिए कि ये प्लेसमेंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ कहां पे आएगा। अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये सेक्शन था। ऑडिटर सिग्नेचर थे, नाम भी लिखा था, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट लिखी थी, ऑडिटर का एड्रेस लिखा था, एड्रेस पूरा उसके घर का पता लिखा था कि ऑफिस का पूरा पता लिखा था कि सिर्फ शहर का नाम?
पूरा पता नहीं लिखा था, शहर का नाम लिखा था सिर्फ, देख ले अभी भी, घर का पता थोड़ी थे उधर हो। हाँ जी, जब मॉडिफाइड ओपिनियन देते शेयर होल्डर से घर पहुंचे हो। यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ था 20 डिजिट्स वाला, ऑथेंटिसिटी के लिए। अच्छा, अब जरा इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। टाइटल का मतलब क्या है? टाइटल का मतलब है पता चल जाए कि ये जो रिपोर्ट है ये ऑडिटर की तरफ से दी जा रही है, ये डायरेक्टर की तरफ से नहीं है। असल में प्रैक्टिकली ना ये जो ऑडिट रिपोर्ट होती शेयर होल्डर्स के लिए है, लेकिन शेयर होल्डर को पहुंचाने के लिए हम ये रिपोर्ट डायरेक्टर्स को देते हैं। डायरेक्टर कहते हैं इसको अलग से हम इशू नहीं करेंगे, हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लॉ कहता है कि भेजो, तो हम उसके साथ अटैच करके भेजेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, दोनों का इकट्ठा होना ये ज्यादा अच्छा है। तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर बाकी सारी चीजें डायरेक्टर्स की तरफ से तैयार की जाती है, सिर्फ एक चीज ऐसी होती है एनुअल रिपोर्ट के अंदर, जो वो क्या है, तो उसके ऊपर बड़े बड़े अल्फाज में लिखा नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ताकि पता चल जाए कि ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर नहीं, ये डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं है, ये चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट नहीं है। टाइटल होना चाहिए कि नहीं? और टाइटल क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। डन जी, टाइटल समझ आ गया। कल जो प्रैक्टिकल रिपोर्ट थी मुझे बताया उसमें था टाइटल। एड्रेसी, अच्छा एक है एड्रेस, एक है एड्रेसी। एड्रेस का मतलब क्या है? ऑफिस किस शहर में ऑडिटर का पता। एड्रेसी का मतलब क्या है? रिपोर्ट किसके नाम लिखी जा रही है। ये डिपेंड करता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट है कि नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है। जो स्टैट्यूटरी नॉर्मली जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, जो एनुअल ऑडिट होते हैं स्टैट्यूट, उसमें रिपोर्ट किसके लिए बनाई जाती है भला? मेंबर्स के लिए या शेयर होल्डर्स के लिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शेयर होल्डर की टर्म यूज करते हैं। पाकिस्तान का जो कंपनी लॉ है वो मेंबर की टर्म यूज करता है। तो गैस करें, जब दोनों में कंफ्लिक्ट हो तो किसकी बात मानते हैं? पाकिस्तान की। तो इसीलिए आप पाकिस्तान में जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट है ना, कल वाली भी देख लें, शेयर होल्डर नहीं लिखा होगा, मेंबर, हालांकि मतलब एक ही होता है। और अगर नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट हो, यानी मैनेजमेंट अपनी मर्जी से, जैसे कोई फ्रॉड का खतरा है तो मैनेजमेंट चाह रही है, डायरेक्टर चाह रही है कि वाले, तो उसमें फिर एड्रेसी कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन कोई और लोग भी हो सकते हैं, और लोग भी, जैसे एक क्लाइंट था हमारा, उसमें एक बायर ने कंपनी खरीदनी थी, उसने कहा कंपनी बाद में खरीदूंगा, पहले ऑडिट करवा के दो। उसमें एड्रेसी कौन था? वो बायर होगा। बैंक के पास गए, बैंक ने कहा लोन तब दूंगा जब ऑडिट करवा के लाओगे। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में तो एड्रेसी शेयर होल्डर यानी मेंबर्स होते हैं, लेकिन नॉन स्टैट्यूटरी में हालात के मुताबिक फैसला किया जाता है। ज्यादातर एड्रेसी कौन होता है नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एड्रेसी समझ आ गया? अच्छा, एड्रेसी और एड्रेस को मिक्स तो नहीं करेंगे ना, एंड में थोड़ा सा फर्क है, बाकी ओके। ऑडिटर्स ओपिनियन, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद क्या लिखा जाएगा? ऑडिटर्स ओपिनियन। 15-20 साल पहले असूल ये होता था कि ऑडिटर का ओपिनियन एंड में दिया जाएगा। 2008-9 में ना क्लैरिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ईएसबी ने। उन्होंने कहा भैया रिपोर्ट के अंदर असूल हम बदल रहे हैं। क्या? अब जो चीज सबसे अहम है वो सबसे पहले आएगी, और जो चीज कम अहम है वो बाद में है। और मुझे लगता है ये वाली अरेंजमेंट ज्यादा बेहतर है। तो बताइए रिपोर्ट के अंदर सबसे अहम क्या चीज होती है भला? सबसे पहले देखिए पैराग्राफ में वही लिख रहा है, वो तो सिर्फ, बाकी तो हेडिंग थी ना, टाइटल एड्रेस। ऑडिटर ओपिनियन में क्या लिखा जाता है? ऑडिटर का कंक्लूजन, अनमोडिफाइड के मॉडिफाइड। लेकिन सिर्फ कंक्लूजन नहीं लिखा जाता, ऑडिटर ओपिनियन पैराग्राफ में और चीजें भी लिखी जाती, जैसे लिखा जाता है एंटिटी किस कंपनी का ऑडिट किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किन चीजों को ऑडिट किया, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कंपनी का नाम लिखा जाएगा, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखा जाएगा, पीरियड एंड लिखा जाएगा, ये सारी बातें लिखी जाएगी। अगर आप ओपिनियन पैराग्राफ पढ़े ना तो उसमें सिर्फ ये नहीं लिखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, पहले उसने अपना इंट्रोडक्शन बनाया, उसने कहा पहले ये सुन लो हमने इस कंपनी का इस साल की ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई की है, ये सारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ठीक है। फिर उसके बाद बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक हैं कि नहीं, और ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती हैं कि नहीं करती। डन जी। इसके साथ कर लें स्टैटिक ऑडिटर्स ओपिनियन, ठीक है। अच्छा, रिपोर्ट ना अगर आपने पढ़ लिया ना,
अब चाहे फाड़ के फेंक दे। अब पूरे सेशन में जो प्रैक्टिकल रिपोर्ट है ना, प्रैक्टिकल रिपोर्ट वो सिर्फ आपका इंटरेस्ट के लिए आपके साथ शेयर की गई थी, ताकि आपको पता चल जाए जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस में भी फॉलो होता है। उसकी जरूरत नहीं, उसको चाहे तो फाड़ के फेंक दे या कहीं अलग से रख दे, क्योंकि जो चीज़ जरूरी है वो आपकी बुक में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में। अगर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 को पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा ये तो वही चीज़ें हैं जो रिपोर्ट में लिखी हुई थी। फर्क सिर्फ यह है कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ हमने, और जो प्रैक्टिकल रिपोर्ट थी वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन चूंकि हमारा पहला मकसद एग्जाम तैयार कर, इसलिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, वो प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें सेम है, चाहे मिला के देख लें, लेकिन प्रैक्टिस वाली को अलग कर दें, एग्जाम वाली को पकड़ दें बस। तो इसके साथ स्टैटिक मार्क कर दें आर्टिस्ट ओपिनियन, और आप लिख लीजिए क्या, किताब में से याद करना है, रट्टा लगाना है, किताब में से इस पैराग्राफ का रट्टा लगाना है। अच्छा, रट्टा लगाने में 2-4 लफ्ज आगे पीछे हो जाए टेंशन नहीं लेनी, मेन कंसेप्ट वही होने चाहिए, 2-4 लफ्ज आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं। हाँ, वो लफ्ज टेक्निकल नहीं होने चाहिए, अहम नहीं, ये ना रीजनेबल एश्योरेंस को आगे पीछे करके एब्सोल्यूट एश्योरेंस कर दें और फिर मसला होगा, फिर मसला होगा। बाकी इज एंड ऑफ देयरफॉर लटरम पटरम इस तरह की गलती हो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पेलिंग मिस्टेक एग्जाम में अगर हो जाए नंबर कटेंगे? नहीं कटेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए नंबर कटेंगे? नहीं कटेंगे। अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर ग्रामर की मिस्टेक हो जाए आगे पीछे नंबर कटेंगे? अगर मीनिंग क्लियर हो रहा है तो नंबर नहीं कटते इंग्लिश की गलतियों से। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है, ड्राफ्टिंग एग्जांपल ऑफ अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ये तो आपको बता रहा है क्या क्या चीज होती है। एग्जाम्पल बुक में देखें मौजूद है नोट्स में, ये आपने याद करनी है, चाहे तो बुक में से याद कर लें चाहे रिपोर्ट में से याद कर लें, दोनों सेम है। लेकिन मेरा मशवरा क्या है, बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या लिखा होगा, ओपिनियन किस बेसिस पर दिया है, ये कब आएगा, ओपिनियन के बाद। हर ऑडिट रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ ओपिनियन होगा और दूसरा पैराग्राफ बेसिस फॉर ओपिनियन होगा। ओपिनियन पैराग्राफ के बाद इसमें फिर क्या लिखा होगा, इसमें लिखा होगा क्या, हमने आईएसएस को फॉलो किया है, हमने कोड ऑफ आईईएसबीए के कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो किया है, हम इंडिपेंडेंट है, हमने प्रोसीजर सारे परफॉर्म किए, हमने कोड ऑफ एथिक्स की इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा किया, हमें आईएसए और कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया। मजीद अगर आप चाहते हैं कि हमने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया है तो रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ को जाके पढ़ लो, ये लिखा होगा बेसिस फॉर ओपिनियन में। क्या लिखा होगा, आईएसएस को फॉलो किया है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस पूरा हो गया हमारे पास। मजीद अगर हमारी रिस्पांसिबिलिटी के बारे में जानना चाहते हो तो वो रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ हमारा अगला है, उधर चले जाओ। डन, बेसिस ऑफ समझ आ गया। आगे क्या लिखा हुआ है, ड्राफ्ट, इसके साथ भी लिख ले, क्या लिख, हाँ, नोट्स में से रट्टा लगाना है, ठीक है। लेकिन रट्टा लगाने में वर्ड बाय वर्ड जरूरत नहीं है, हाँ, चीजें सारी पूरी हो, 2-4 लफ्ज आगे पीछे हो जाए टेंशन नहीं लेनी। डन। और फिर इसके बाद बाकी जितने भी पैराग्राफ है किसी को याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हेडिंग समझ पता होनी चाहिए आपको कि इसमें डिस्कस क्या क्या किया होगा, बाकी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अच्छा बताइए, क्या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई थी? क्या इंटरनल कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई थी? गोइंग कंसर्न की भी लिखी हुई थी? अच्छा, इसका मतलब यह हुआ ऑडिटर की बारी बाद में आएगी गोइंग कंसर्न को चेक करना, पहले तो मैनेजमेंट ने। और अगर आपने अकाउंटिंग थोड़ा ध्यान से पढ़ी होगी ना तो आपको पता होगा, हमारे जमाने में तो ऐसा था, IAS 1 में बेसिक अजम्पशंस होती थी, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी। तो उसमें मैनेजमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी IAS 1 में उसने डिस्कस की हुई थी कि गोइंग कंसर्न को असेस करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनेगी। अकाउंटिंग में कभी एक लफ्ज सुना है आपने? ये ना करें यार, अकाउंटिंग में कभी गोइंग कंसर्न का लफ्ज नहीं सुना? PRC में सुना, हाँ, बट नहीं सुना तो अभी पता चल गया।
हमने ओरिएंटेशन में डिस्कस कर लिया था ना, क्या हमारे ऑडिट के सब्जेक्ट में दूसरे सब्जेक्ट के कंसेप्ट यूज होते हैं कि नहीं? तो उसमें टीचर क्या अज्यूम करता है कि आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो पढ़ाने की जरूरत नहीं, ये अज्यूम करता है। क्या करना होता है वो हमने दोबारा, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने हैं जो ऑडिट का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। यानी अगर IAS 16 का कोई कंसेप्ट ऑडिट में टेस्ट हुआ तो वो समझाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उस कंसेप्ट की बेस पे आप ऑडिट की केस स्टडी तो सॉल्व कर सकेंगे, अकाउंटिंग ही नहीं कर सकेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि हमारा ना सिर्फ कंसेप्ट पूछता है बताओ कैपिटलाइजेशन होगी कि नहीं होगी, कैलकुलेशन नहीं पूछता। अकाउंटिंग के क्वेश्चन में कैलकुलेशन पूछता। तो ये सारी बातें क्या जो हम यहाँ पे ये लिखी हुई थी रिपोर्ट में, पक्की बात है भाई। हमारी बुक में और प्रैक्टिस में फर्क तो नहीं है? अगर हुआ तो बता देना, ठीक कर लेंगे हम प्रैक्टिस को। बता कर ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट की रिस्पांसिबिलिटी में थी वो इतनी लंबी चौड़ी रिस्पांसिबिलिटी, इतनी तो नहीं थी। वो तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं था कि रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, रिपोर्ट देनी है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो यही होता है ना ऑडिटर का कि रीजनेबल एश्योरेंस, आगे चीजें भी थी, ये डिस्कस हुई हुई थी। हाँ याद है, वो पूछा भी था इन्होंने, क्या वो रिस्क असेसमेंट की बात की थी, प्रोसीजर की बात हुई थी, प्रोसीजर वाली रिस्पांसिबिलिटी लिखी हुई थी, इंटरनल कंट्रोल वाली बात लिखी थी, पॉलिसी और एस्टिमेट्स वाली बात लिखी थी, रिपोर्ट में लिखी हुई थी, गोइंग कंसर्न वाली बात तो लिखी हुई थी, ये भी आपने पूछा था किसी। प्रेजेंटेशन, ओवरऑल प्रेजेंटेशन को चेक करना, ये भी कहीं ऐसा तो नहीं एसेट्स और लायबिलिटी है तो ठीक, लेकिन करंट को नॉन करंट में और नॉन करंट को करंट में लिख दिया। अमाउंट ठीक है, प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? डन जी। कम्युनिकेशन में 2-4 विगुण। अच्छा, ये कोई सेक्शन था जिसमें ऑडिटर ये कह रहा था कि हाँ हमने 2-4 गवर्नेंस को अपने मैटर्स कम्युनिकेट करने हैं, हमारा जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग होगी वो कम्युनिकेट करेंगे, कोई की ऑर्डर मैटर हुआ वो भी कम्युनिकेट करेंगे, हमारी इंडिपेंडेंस का कोई मसले मसाइल हुए वो भी कम्युनिकेट करेंगे, स्कोप टाइम, ये डायरेक्टर्स को भी कम्युनिकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी में बात की हुई थी। मैं नहीं मानता, देखिए वाकई लिखी हुई थी। ओके चले घर जाके देख लीजिएगा, लिखी हुई थी। अच्छा, अब एक मसला जब ये किया ना स्टैंडर्ड ने, ये सारा तो एक मसला आ गया। ये सारा यूजर्स कहने लगे भाईजान, अच्छा आप सोच, एक चीज मुझे गैस करके बताएं, आपके ख्याल में पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जितनी कंपनीज हैं, कंपनीज का जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है, ये कंपनी टू कंपनी सेम रहता है नॉर्मली के चेंज होता रहता है? हर कंपनी का फॉर्मेट सेम रहता है, जरूरी चीजें चेंज कर लेते हैं, नाम चेंज कर लिया, ये रेंट चेंज कर लिया, लेकिन ओवरऑल फॉर्मेट कंसिस्टेंसी के लिए, ताकि यूजर को आसानी से पता चल जाए इस कंपनी की रिपोर्ट और दूसरी कंपनी की रिपोर्ट में क्या फर्क है। तो यूजर कहने लगे भाईजान ये ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी है, कंपनी ए का ऑडिट करे, एमसीबी का ऑडिट करे फिर भी रिस्पांसिबिलिटी वही रहेगी, यूबीएल का ऑडिट करे फिर भी रिस्पांसिबिलिटी वही रहेगी, पीटीसीएल का ऑडिट करे फिर भी रिस्पांसिबिलिटी वही रहेगी। तो जब रिस्पांसिबिलिटी सेम है तो हर दफा हर ऑडिट रिपोर्ट में 1.5 सफा में पढ़ना पड़ता है, इतने लंबे रिपोर्ट के अंदर आप देखें ना तो सबसे बड़ा सेक्शन ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी के नजर आएगा प्रोबेबली। किसी कंपनी में की ऑडिट मैटर भी आ जाता है, वो भी लेंथी होता है, लेकिन नॉर्मली ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी। तो फिर स्टैंडर्ड ने ये कहा हम आपको 3 ऑप्शन देते हैं, 3 में से कोई एक चीज कर ले। नंबर 1, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी की प्लेसमेंट के हवाले से स्टैंडर्ड ने हमें 3 ऑप्शन दिए है। ऑप्शन नंबर 1, रिस्पांसिबिलिटी को एज इट इज रहने दो, ऐसे जैसे है, जिसने पढ़ना पढ़े, जिसने नहीं पढ़ना ना पढ़े। ऑप्शन नंबर 2, रिस्पांसिबिलिटी की हेडिंग दो, ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी लिख दो ये वाली, बाकी बी और सी की बजाय लिख दो क्या, रेफर टू अपेंडिक्स, और रिपोर्ट के साथ एक एडिशनल पेज लगा दो, अपेंडिक्स समझते हैं ना, ये रिस्पांसिबिलिटी वहां पे लिख दो। पहला क्या है ऑप्शन, मेन बॉडी में, दूसरा क्या है अपेंडिक्स में लिख दो, लेकिन फिर इस पैराग्राफ में रेफरेंस दे दो। और तीसरी ऑप्शन क्या है कि अगर पाकिस्तान में एससीसीपी ने अपनी वेबसाइट पे ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी लिखी हुई है ना, वेबसाइट, और इजाजत दी है कि ऑडिटर हमारी वेबसाइट को रेफर कर सकता है,
तो ऑडिटर फिर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेक्शन में ये वाला तो लिखे ही लिखे, ऊपर वाला ये तो हर केस में आएगा। बी और सी लिखने की बजाय क्या करें, लेकिन ये वेबसाइट रेगुलेटर एससीसीपी की होगी और एससीसीपी ने अगर इजाजत दी है तो फिर लिख सकते हैं, वरना अपेंडिक्स शब्द है। समझ, तीनों ऑप्शन समझ आ गए? चलो गैस कीजिए, जो आपको रिपोर्ट पढ़ाई है हमने उसमें कौन सी वाली ऑप्शन यूज हुई थी? ए वाले। पाकिस्तान में ए वाली ऑप्शन ही चलती है, बी और सी भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ठीक है कॉपी पेस्ट करना है हमने, क्या डन। अब आगे चलें। क्या ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना, ये तो करना ही करना है ना, ये तो ऑडिटर का सबसे बड़ा काम है। क्या लोकल लॉज में ऑडिटर की कोई मजीद जिम्मेदारी लगाई जा सकती है? अगर एससीसीपी ऑडिटर को कहे, ए ऑडिटर तुम ऑडिट करने के लिए जा तो रहे हो, अपने काम के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए तुम 3-4 महीने काम करोगे, 3-4 घंटे में मेरा भी एक काम है वो भी चेक कर दो। क्या कि मैंने कंपनीज एक्ट, एससीसीपी अब कह रहा है ऑडिटर को, मैंने कंपनीज एक्ट में लिखा था कि कंपनीज ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, जरा मेरा भाई अपना ऑडिट तो करोगे ही, साथ में ये भी चेक कर लेना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि उसी जगह मौजूद होंगे, तुम्हें 1.5-2 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगना। क्या चेक कर लो? हमने कहा कर लेंगे, और बता, उसने कहा मेरा भाई एक और काम है। हमने कहा वो क्या? उनका ये देख लो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ मैच करती हैं कि नहीं करती, और हमें एनुअल रिटर्न बना के भेजनी होती है कंपनी ने। अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा है तो उसमें एनुअल रिटर्न वाला टॉपिक भी था, उसके साथ भी मैच करनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिटर्न के साथ मैच करनी चाहिए। हमने कहा काम तो 2 बता दिए लेकिन दोनों ही मिलते जुलते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम वैसे ही चेक करते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच कर, पहले देखना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रही है कि नहीं। रेगुलेटर ने पहला काम क्या बताया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रही है कि नहीं। दूसरा काम क्या बताया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक बनी है कि नहीं। हमने कहा चल भाई ये भी कर देंगे। उसने कहा तीसरा काम भी है। क्या भाई फ्री हो गया, बाकी और कह रहा है ये देखो कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो बिजनेस के लिए हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी के बैंक अकाउंट से डायरेक्टर के बच्चों की स्कूल की फीस पे हो रही है। हमने कहा ये तो हम चेक करते ही करते हैं, ये तो वाउचर चेक नहीं करते कि एक्सपेंसेस जो है। तो तीसरी हमने कहा कर देंगे ये तीसरा काम, और बता। उसने कहा आखिरी काम, माइंड नहीं करना, आखिरी काम क्या कि अगर कभी बैंक का ऑडिट करो ना, तो बैंक ने यकम रमजानुल मुबारक को अपने अकाउंट होल्डर के अकाउंट से, सेविंग अकाउंट में से ज़कात डिडक्ट करके अपने पास रख लेनी होती है। ऐसा है कि आगे गवर्नमेंट को जमा करवानी है। तो आप सिर्फ ये देख लो कि क्या अगर बैंक का ऑडिट कर रहे हो उसने भी ये काम करना होता है, और जिस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया हो ना, डिविडेंड पे किया हो, उसने भी ज़कात भी डिडक्ट करनी होती है, टैक्स भी करना होता है। टैक्स का तो आपने पढ़ा होगा कि डिविडेंड पे करे तो कंपनी ने टैक्स डिडक्ट करना है। अच्छा, ऐसे हैरान होकर मेरी तरफ देखते हैं, क्या टैक्स नहीं पड़ा हुआ? तो टैक्स में था नहीं कि कंपनी कोई डिविडेंड अगर पे करेगी तो पता नहीं 15% होता है शायद, 15%। हाँ ठीक है, पिछले महीने आया टैक्स कट के आया डिविडेंड मुझे, तो डिडक्ट होता है ना। तो भैया एससीसीपी क्या कह रहा है कि अगर कभी किसी कंपनी ने डिविडेंड पे किया हो या अगर बैंक हो तो उसने ज़कात डिडक्ट करके, तो आप ये चेक कर लो 2 चीजें, क्या ज़कात डिडक्ट की थी कि नहीं, और बाद में उसको खा तो नहीं गए, आगे गवर्नमेंट के खातों में सेंट्रल ज़कात फंड में डिपॉजिट करवाया करें। हमने कहा कर देंगे, चारों काम कर देंगे। 4 काम बोले। लोकल लॉज में कितने काम है हमारे से मिल गए 4, पर हमने कहा एससीसीपी को, देख एससीसीपी तूने 4 काम कहे, हमने ना नहीं की, हम भी एक बात करने लगे, तुमने भी ना नहीं करनी। एससीसीपी ने बोला वो क्या? उसने कहा चूंकि ये चारों ओपिनियन हम सिर्फ तुम्हारे लिए दे रहे हैं, आम यूजर के लिए नहीं है,
इसलिए हम इसको अपने पहले वाला जो ओपिनियन सेक्शन है ना उसमें नहीं लिखेंगे, एंड पे अलग से सेक्शन बना के लिखेंगे ताकि यूजर को पता चल जाए ये उनके लिए नहीं है, ये लीगल रिक्वायरमेंट लॉ मेकर्स के लिए। एससीसीबी ने बोला मंजूर है। तो ये भी 4 ओपिनियन है, ये ऊपर एक ओपिनियन है, ये एक ओपिनियन है, इसको बोलते हैं ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी चेक करना है ऑडिटर ने। ये 4 ओपिनियन है, ये भी चेक करने हैं, लेकिन ये नीचे जाके एंड पे छोटा सा सेक्शन बना के उसमें फिट कर देते हैं बस। क्यों भला? क्यों? ये हाँ, ये लीगल रिक्वायरमेंट है, ये रेगुलेटर, ये आम यूजर के लिए नहीं है। डन जी। फिर इसके बाद क्या करना है? इसके अलावा एक अदर इंफॉर्मेशन वाला सेक्शन था, इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो मैंने आपको बता दिया था। वो हाँ हमारे कैफ के सिलेबस में नहीं है, उसको छोड़े गोली मारे। आइडिया सिग्नेचर, सिग्नेचर होंगे। अच्छा, अब सिग्नेचर किस नाम से होंगे? फर्म के नाम से कि पर्सनल नाम से? कि दोनों। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं पहले ये सुन लें, और लोकल लॉ क्या कहते हैं पहले, फिर ये वो बताऊंगा। फिर आपने मुझे बताना है कि ऑडिट रिपोर्ट में जो आपको फॉर्मेट दिया था उसमें क्या हुआ होगा। वो तो अंडरस्टूड, आपको पता चल गया होगा क्या जो पाकिस्तान में कह रहे ला वही होगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर साइन फर्म के नाम से भी कर सकते हैं, पर्सनल नाम से भी कर सकते हैं, और दोनों। जैसे फर्ज कीजिए मैं अगर पार्टनर हूं और ये कॉलेज जो है क्रिस्टियन कॉलेज, ये एक फर्म है, तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने मुझे इजाजत दी क्या मैं चाहूं तो ऑडिट रिपोर्ट बना के नीचे क्या लिखूं? क्रिस्टियन कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, CRESC एंड ए साइन करूं, सी करके आगे छोटे मोटे कीड़े मोटे, जैसा कल देखा था। दूसरा तरीका क्या है? पर्सनल नेम। पर्सनल नेम क्या? मोहम्मद आसिफ, साइन करूं, जैसे मैं चेक बुक के ऊपर पर्सनल नेम से साइन होते हैं ना, साइन कर, चाहे दोनों कर दो। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। पाकिस्तान में एससीसीबी ने क्या बोला है? उसे बोला सुनो, अगर तो सोल प्रोप्राइटर है तो वो सिर्फ अपने साइन कर दे, ठीक है। अगर फर्म है तो 2 काम करने हैं। सोल प्रोप्राइटर है तो एक ही काम करना है, क्या? फर्म है तो 2 काम करने हैं। साइन फर्म के नाम से होंगे और पार्टनर का नीचे नहीं माने। साइन और चीज होती है, नाम और भी होता है। नाम तो होता है ना, नाम लिखना खुशखत करके अच्छा करके, और साइन क्या होते हैं? ऐसे ऐसे लाइनें खींच दें। साइन किस फर्म पार्टनर का। तो बताइए ये जो कल फर्म कल कंपनी कौन सी थी? कोलगेट, इसका ऑडिटर कौन है? AF फर्गूसन एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसका एक ही पार्टनर है कि बहुत से पार्टनर है? तो बताइए इसके जो साइन होंगे फर्म के नाम से होंगे कि इंडिविजुअल्स? तो देखिए फर्म के नाम से ही थे ना, लेकिन इंडिविजुअल का नाम भी मेंशन करना जरूरी है, देखिए वो भी था, ठीक है। पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन कुछ फॉरेन कंट्री में प्रैक्टिस है कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखना होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, पाकिस्तान में नहीं जरूरी। मैंने वैसी बात। आगे चलते हैं। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। हाँ अच्छा, एक चीज, पार्टनर ने अपना नाम लिखना है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये एक इजाजत देते हैं कि अगर किसी मुल्क में हालात ऐसे खराब हो ना, लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी है कि पार्टनर का नाम भी लिखे। लेकिन अगर हालात खराब हो ना, जैसे फर्ज कीजिए कि किसी मुल्क में हाँ जंग चल रही है, तो वहां पे पार्टनर को लगे कि अगर मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया ना तो एक मिसाइल मेरे घर में भी आके लगेगा, सिक्योरिटी थ्रेट हो, पर्सनल सिक्योरिटी थ्रेट हो, तो नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर स्किप किया जा सकता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसकी इजाजत देते हैं कि जो नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर है ना, ये स्किप कर सकते हैं। किस शर्त पे? हाँ, पर्सनल सिक्योरिटी थ्रेट हो। लेकिन पाकिस्तान में ICAP कहता है पाकिस्तान में ऐसे कोई हालात नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में आपने हर केस में
एंगेजमेंट पार्टनर का नाम ले, यानी इंटरनेशनल एक चीज की इजाजत है, पाकिस्तान में चूंकि वो सिचुएशन एप्लीकेबल नहीं है तो पाकिस्तान में उसको फॉलो नहीं किया जाता। किस चीज की इजाजत है कि नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर चाहे पर्सनल सिक्योरिटी थ्रेट हो तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या रूल है, हर रिपोर्ट में आप जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट निकालेंगे ना सब में आपको नाम, क्योंकि ये पाकिस्तान में एप्लीकेबल है नहीं एक्सेप्शन। नेक्स्ट, डेट ऑफ ऑर्डर, क्या रिपोर्ट में डेट लिखी होती है? ये डेट दो चीजें बताती है। नंबर 1 के ऑडिटर ने सारा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस इस डेट को ऑब्टेन किया। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या बताती है? ये नहीं बताती ईयर एंड क्या है, कब बताती है? ऑडिटर ने इस दिन अपना ऑडिट कंप्लीट किया, ऑडिटर ने इस दिन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया। और इस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में याद रखें दो चीजें शामिल है। नंबर 1, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो चुकी है इस डेट तक, और नंबर 2, सब्सिक्वेंट इवेंट चेक करने होते हैं हमने। सब्सिक्वेंट इवेंट अभी आपको समझ नहीं आएगी क्या है, वो भी चेक कर लिया। आप सिर्फ एक बात ध्यान में रखें, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या कंफर्म करती है कि इस दिन ऑडिटर ने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस कंप्लीट कर लिया और इस दिन उसने रिपोर्ट को साइन किया है। जिस दिन, ये डेट कौन सी होती है? जिस दिन ऑडिटर रिपोर्ट साइन करता है। और ऑडिटर किस दिन साइन करता है? जिस दिन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस कंप्लीट हो चुका होता है। जब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस कंप्लीट हो जाए ऑडिटर रिपोर्ट को साइन करेगा। क्या अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे एविडेंस का हिस्सा है? है। मैनेजमेंट ने अप्रूव करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने वो कमनीला पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा अप्रूवल या ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो सीईओ, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ भी, वो ये साइन करेंगे, फिर हमने रिपोर्ट साइन करनी है। ये ना उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन ही नहीं की हो, हम रिपोर्ट साइन करते हैं बाद में वो बदल लें फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होता नहीं है ऐसे, इतनी बड़ी बोंगी कोई मारता नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, किसी को मौका भी नहीं देना चाहिए। तो डेट क्या बताती है हमें? इस दिन सफिशिएंट एड्रेस और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। एड्रेस बता दिया था आपको, यूनिक आइडेंटिफिकेशन में 20 डिजिट है। ये बेसिकली ना बाज़ औक़ात कुछ लोग जाली ऑर्डर रिपोर्ट बनाना शुरू हो गए थे, वो पता नहीं चलता था कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। तो आईकैप ने ये कहा कि मेरे पास ना रिकॉर्ड है सारे ऑडिटर्स का, तो जिसने ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी हो ना वो मेरे पास आके ना रजिस्ट्रेशन करवा ले, मैं उसे एक नंबर दूंगा, वो नंबर वहां पे लगा दे। जिसको शक हो ये रिपोर्ट जेन्युइन है कि नहीं आके मेरे से पूछ ले, तो मैं बता दूंगा। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर समझे वेरिफिकेशन नंबर है, या समझे रजिस्ट्रेशन नंबर है। ऑडिट रिपोर्ट सारी आईकैप के साथ रजिस्टर्ड होती हैं ताकि रिकॉर्ड रहे कि ये जेन्युइन है, ये 2 नंबर तो नहीं है। डन। ये थे एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट।